हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी देख रहे हैं। जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति का अर्थ क्या है, उसका दायरा क्या है, कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन से लेन देन ऐसे हैं जिनको जीएसटी कानून में कर योग्य आपूर्ति माना गया है, टैक्सेबल सप्लाई माना गया है। हम लोगों ने यह देखा कि सप्लाई का मीनिंग और स्कोप सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, समावेशी परिभाषा है। कहने का मतलब है कि इस सेक्शन में जो ट्रांजैक्शंस बतलाया गया है वो एक इलुस्ट्रेशन के तौर पर बताया गया है। मतलब जो ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज इस सेक्शन में इलुस्ट्रेशन के तौर पर बतलाया गया है, उसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो इस डेफिनेशन में आ सकते हैं, हालांकि वो इलुस्ट्रेशन के तौर पर इसमें नहीं बताए गए। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए में उन सप्लाई को बताया गया है जो कि कंसिडरेशन के बदले में की जाती है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए में था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। मतलब सप्लाई में वो सारा तरह का सप्लाई इंक्लूड होगा जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन देकर किया गया है। मतलब कंसिडरेशन देकर, प्रतिफल देकर अगर व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई अगर किया जाता है तो वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। दूसरा इसमें जो है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी में है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये बता रहा है कि कंसिडरेशन देकर अगर सर्विसेज का इंपोर्ट करवाया जाता है, चाहे वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, उसको भी टैक्सेबल सप्लाई माना गया है। लेकिन ऐसा होने पर जो सप्लाई का मतलब कि रेसिपिएंट है, रिसीवर है, उसकी ड्यूटी है कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी टैक्स पे करे। तीसरा जो है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी में था द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। मतलब अनुसूची 1 जो है उसमें बताई गई बिना किसी प्रतिफल की गतिविधियां। ए में क्या था? विथ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन देकर जो एक्टिविटीज माने जो सप्लाई किया जाएगा वो टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन ये जो सब सेक्शन सी है इसमें शेड्यूल 1 में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस को बताया गया है जो कि बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के होती हैं, लेकिन फिर भी उनको जीएसटी कानून में टैक्सेबल सप्लाई माना गया है। इसमें कौन कौन सा था? पहला नंबर इसमें था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। व्यवसाय की संपत्तियों का अगर स्थायी तौर पर हस्तांतरण किया जाए या निपटान किया जाए जहां पर ऐसी संपत्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा चुका है, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी ऐसे एसेट को ट्रांसफर किया जाए तो जीएसटी लगेगा। दूसरा जो इसमें है वो है गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। ये बता रहा है कारोबार के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए संबंधित व्यक्तियों यानी कि रिलेटेड पर्सन्स या भिन्न व्यक्तियों, डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई किया जाना है तो वो भी आपका टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। थर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स
बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा। मतलब अगर प्रिंसिपल अगर एजेंट को गुड सप्लाई करता है, जब एजेंट ऐसा सप्लाई एजेंट के बिहाफ पर कर रहा हो विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो टैक्सेबल सप्लाई है। अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स की सप्लाई कर रहा है, जब एजेंट ऐसा गुड्स मतलब कि अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर होल्ड किए हुए है, तो भी उसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। मतलब अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को होल्ड करता है और उसके बाद अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफर करता है या प्रिंसिपल अपने एजेंट को ट्रांसफर करता है, तो उन दोनों परिस्थितियों में इसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन किया गया हो। फोर्थ है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। अगर रिलेटेड पर्सन से सर्विसेज का इंपोर्ट करवाया जाता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या ऐसे पर्सन से जो इंडिया से बाहर है, तो भले ही ये विदाउट कंसिडरेशन किया गया हो, लेकिन फिर भी इसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1। यहां तक तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि कोई एक्टिविटी गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई, कैसे जानेंगे? यह चीज बताया गया है शेड्यूल 2 में। ये जो पुराना वाला जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम था, इसमें बहुत कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था कि कोई एक्टिविटी सेल ऑफ गुड्स है या प्रोविजन ऑफ सर्विस है, इसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन था। जैसे सेल ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्टिविटी ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है, तो इसको गुड्स की सप्लाई माना जाए या सर्विसेज की सप्लाई माना जाए। शेड्यूल 2 ऑफ द जीएसटी एक्ट हैज certain activities clearly classified as goods or services under GST to avoid any such confusion। मतलब कराधान की जो पुरानी व्यवस्था थी, इसमें इतने सारे भ्रम थे कि कोई गतिविधि बिक्री है या सेवा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर की बिक्री, रेस्टोरेंट की गतिविधि, जीएसटी अधिनियम की अनुसूची 2 शेड्यूल 2 तालिका 2 में ऐसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से जीएसटी के तहत सामान की आपूर्ति मतलब गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि इस तरह के भ्रम से बचा जा सके। जीएसटी लॉ में गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई के लिए कुछ प्रोविजन अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन दोनों के प्रोविजंस अलग अलग हैं। और इसके अलावा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए जो एप्लीकेबल टैक्स का रेट है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो ये जो शेड्यूल 2 है, इसमें बताया गया है वेदर एन एक्टिविटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कोई एक्टिविटी गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई, ये आपका शेड्यूल 2 में क्लियर कर दिया गया है। लिखा है शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट comprises of various circumstances and situations under section 7 subsection 1 subclause D when the activity shall be considered as supply of goods or service. These matters are as under. First है any transfer of the title in goods। अगर गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसको हम लोग मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब अगर माल के स्वामित्व का अंतरण किया जा रहा है तो इसे
माल की आपूर्ति माना जाएगा। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है ये वॉशिंग मशीन में डील करता है, ठीक है। वह एक वॉशिंग मशीन को अपने कस्टमर को आपस में तय किए गए रेट पर मतलब कंसीडरेशन के बदले में ट्रांसफर करते हैं। यहां पर वॉशिंग मशीन के मालिकाना हक का जो ट्रांसफर हो रहा है इसको गुड्स की सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? दूसरा है एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ। किसी माल का अंतरण या माल में अधिकार का अंतरण या स्वामित्व का अंतरण किए बिना माल में अविभाजित भाग। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना मतलब ओनरशिप ट्रांसफर किए बिना गुड्स का जो राइट है, ठीक है, या अनडिवाइडेड शेयर है उसको अगर ट्रांसफर किया जाए तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब कि सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सूरज नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है कि उसके पास एक कॉफी मशीन है। उस कॉफी मशीन के मालिकाना हक को ट्रांसफर किए बिना वो अपनी कॉफी मशीन को 2 महीने के लिए मनोज नाम के आदमी को देने के लिए एग्री हो गया। यहां पर 2 महीने के लिए कॉफी मशीन यूज करने के लिए दिया जा रहा है लेकिन मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब गुड्स का मालिकाना हक अगर ट्रांसफर करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन अगर गुड्स का मालिकाना हक ट्रांसफर ना करके उसको केवल इस्तेमाल करने दिया जाए तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस, सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। यहां भी एग्जांपल है एक, A and B are joint owners of a machine. A gives the machine to B for its use without transferring the title which remains in the joint name. A और B एक मशीन के जॉइंट ओनर हैं, संयुक्त स्वामी हैं। A B को मशीन उपयोग करने के लिए बिना स्वामित्व का अंतरण किए देता है, जो कि अभी भी ज्वाइंट नेम में है। इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। थर्ड है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज एटसेट्रा। मतलब माल के स्वामित्व का अंतरण ऐसे समझौते के अधीन जिसमें उल्लिखित है माल में स्वामित्व भावी तिथि को पूर्ण प्रतिफल के भुगतान के बाद होगा, जैसे कि हायर परचेज सिस्टम में होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में होता है, ठीक है। इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मतलब यह पॉइंट कह रहा है कि माल के स्वामित्व का भविष्य में पूर्ण प्रतिफल के भुगतान के बाद हस्तांतरण करने का अनुबंध अगर है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स shall pass at a future date upon payment of full consideration। मतलब गुड्स का जो मालिकाना हक है वो फ्यूचर में पूरा पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर होगा। इस तरह का जो एग्रीमेंट है उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मान लेते हैं मिस्टर मनोज
जनवरी 2019 में एक कस्टमर को मोटरसाइकिल बेचता है हायर परचेज सिस्टम पर। कस्टमर जो है वो डाउन पेमेंट करता है 10% और बाकी जो ड्यू अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस करता है। अभी वो फिलहाल पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया है, बाकी उसको फ्यूचर में देना है। यहां पर मोटरसाइकिल का जो मालिकाना हक है वो बायर के नाम पर तब ट्रांसफर होगा जब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा तब। तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है इसको गुड्स की सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट है एनी लीज, टेनांसी, ईजमेंट और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मतलब भूमि पर कब्जे के लिए पट्टा या किराएदारी, मतलब भूमि पर अधिकार करने के लिए कोई पट्टा, किराएदारी, ईजमेंट मतलब सुखाधिकार, लाइसेंस, इन चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर मुकेश के पास में एक खाली जमीन है। वो 1 महीने के टाइम पीरियड के लिए कंसीडरेशन लेकर म्युनिसिपैलिटी को उस खाली जमीन पर सर्कस चलाने के लिए लाइसेंस देता है। तो ये जो लाइसेंस किया जा रहा है कि उसके लैंड पर सर्कस चलाया जा सके, इसको सप्लाई माना जाएगा। किस चीज का? सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। कोई पट्टा अथवा वाणिज्यिक या औद्योगिक या आवासीय परिसर को किराए पर व्यवसाय या वाणिज्य के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से देना, इसको भी सेवा की आपूर्ति माना जाता है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर रेसिडेंशियल यूज के लिए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हाउस को रेंट पर दिया जाए तो वो पूरी तरह से जीएसटी लॉ से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हाउस को बिजनेस यूज के लिए रेंट पर दिया जाए तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर मुकेश जो है वो मिस्टर सूरज को 5 साल के लिए अपना जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है वो रेंट पर देता है, ठीक है, जो कि 5 साल का जो लीज पीरियड बीत जाने के बाद में उस लीज का, लाइसेंस का रिन्यूअल भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो कॉमर्शियल बिल्डिंग को लीज पर दिया जा रहा है ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट है 6, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज बीइंग अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। अन्य व्यक्ति के माल पर कोई प्रक्रिया या ट्रीटमेंट करना सेवा की आपूर्ति है। कहने का मतलब है जब कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस जो किसी अदर पर्सन्स के गुड्स पर किया जाता है वो एक तरह का जॉब वर्क है। जॉब वर्क का मीनिंग जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में बताया गया है। ये क्या है? जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय ए पर्सन ऑन गुड्स belonging to another registered person and the expression job worker shall be construed accordingly. जॉब वर्क का अर्थ किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से संबंधित सामानों पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी ट्रीटमेंट या
प्रोसेस से है और इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर राम जो है ये कपड़ों पर प्रिंटिंग का काम करवाने के लिए मिस्टर सूरज को कपड़े भेजता है। इस मामले में सूरज द्वारा प्रिंटिंग की एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सूरज ने प्रिंटिंग के लिए मिस्टर राम के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो प्रिंटिंग मटेरियल है उसका यूज किया है या यूज नहीं किया है, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स सच एज ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। Number 2, where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। मतलब मैंने एग्जांपल देके बताते हैं। मान लेते हैं मिस्टर सूरज जो है ये वॉशिंग मशीन का डीलर है। एक वॉशिंग मशीन जो है वो थोड़ा सा डैमेज्ड है और इसी कारण से जो मिस्टर सूरज है वो क्या करता है कि 2000 रुपया में इस डैमेज्ड वॉशिंग मशीन को किसी को बेचने को रेडी हो जाता है और ये जो वॉशिंग मशीन वो बेच रहा है इस पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब अगर मान लेते हैं मिस्टर सूरज ये जो डैमेज्ड वॉशिंग मशीन है इसको 2000 में ना बेचकर किसी एनजीओ को डोनेट कर देता रिपेयर करवा के विदाउट कंसिडरेशन, तो भी इसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। दूसरी बात जो इसमें है वो क्या है कि अगर कोई पर्सन जो कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन था अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता है, तो जितना भी गुड्स उसके टैक्सेबल नहीं रहने से बिजनेस का तो था लेकिन अब मान लिया गया कि अब उसने मतलब कि अब बिजनेस को बेच दिया है तो उस कंडीशन में उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन रनिंग बिजनेस इज ट्रांसफर्ड to another person or personal representative, it shall not amount to supply of goods। मतलब जब रनिंग बिजनेस ट्रांसफर किया जाए किसी दूसरे पर्सन को या रिप्रेजेंटेटिव को तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, माने एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है जो कि कनाडा में बिजनेस करता है। ठीक है, नहीं इस एग्जांपल को ऐसे लेते हैं, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है मिस्टर सूरज, इसका बिजनेस इंडिया में है लेकिन चूंकि ये फॉरेन में शिफ्ट हो रहा है इसीलिए अपने बिजनेस को बंद कर दिया है। लेकिन इंडिया में जो इसका बिजनेस है उसमें कुछ स्टॉक या कैपिटल गुड्स बचा रह गया है जिसको अभी तक वो बेच नहीं पाया है, नहीं बेचा है। तो यहां यह माना जाएगा कि टैक्सेबल नहीं रहने से पहले उसके बिजनेस का कोई भी गुड्स अगर है या कैपिटल एसेट है तो उसको वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो बेच चुका है, इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। अभी और भी कई पॉइंट्स हैं जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।